स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हम एक्सलेरेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको एक्सलेरेशन का फॉर्मूला लिखवाया था, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी डी स्क्र एस बाय डी टी स्क्र, और एक लिखवाया था वी डीवी बाय डी एस। ये एक्सप्रेशन बताया था मैंने। अब मैंने कल आपको कहा था भी ये जो तो पहले दो फार्मूले हैं ये तब यूज होते हैं जब इक्वेशन में टाइम दे रखा हो या टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी हो, या तो टाइम दे रखा हो या टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी हो, तो ये वाले फार्मूले यूज होंगे। ये लास्ट वाला फार्मूला तब यूज होगा जब इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी हो, मतलब टाइम से रिलेटेड कोई बात ना हो, टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन ना हो या टाइम ना दे रखा हो, तो इस फार्मूले के बारे में सोचना होता है। मैं अभी तो एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आगे डिटेल में इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। पहले मैं कुछ डेरिवेशन पे जाऊंगा, एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है v इज इक्वल टू 10x, v इज इक्वल टू 10x, और मैं ये मानता हूं भी x रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। देखो, सिंबल वहां मैंने s लिखा, यहां मैंने x लिख दिया, तो सिंबल तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिखें वही आएगा, सिंबल तो कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन है v इज इक्वल टू 10x where x represents a displacement। ये हमसे पूछता है फाइंड द इक्वेशन फॉर एक्सप्रेशन, फाइंड द इक्वेशन फॉर एक्सप्रेशन। तो बेटा इसमें देखो, इसमें टाइम नहीं दिया, x इसने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना है तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, v dv by ds वाला। s की जगह x है और कुछ नहीं है, तो मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा इसका यूज करके, इससे निकाल दूंगा। तो उसके लिए मुझे v चाहिएगा, v मेरे पास है, एक मुझे dv बाय dx चाहिएगा। डिफरेंशिएशन हमने आपको सिखा दिया है, तो मैं यहां से dv बाय dx निकाल देता हूं। तो dv बाय dx करूंगा तो 10 आएगा। ये दोनों वैल्यू v की और dv बाय dx की भर दूंगा तो यहां से a आ जाएगा मेरे पास। a की वैल्यू आ गई 10x इंटू 10, तो a आंसर होगा मेरे पास 100x। ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई 100x। ठीक, तो इस तरीके से v मेरे को x की फॉर्म में दे रखा था, एक्सप्रेशन पूछा था, तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है। dv बाय dt से आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर आएगा। ये तो मैंने एक आइडिया दिया आप लोगों को कब ये फॉर्मूला यूज करना, कब नहीं यूज करना। आगे चल के मैं इसे कई सारे एग्जांपल दूंगा, पहले मैं कुछ डेरिवेशंस करवा देता हूं। पहले मैं कुछ जो थ्योरेटिकल है ना, एनसीईआरटी बेस, पहले मैं एनसीईआरटी बेस काम करवा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चंस के। चिंता मत करना कि क्वेश्चंस अभी नहीं हो रहे हैं, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ये तो मैंने एक आइडिया दिया जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर। तो आप एडिंग डाल लीजिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब दो तीन इक्वेशन आपने 9th में पढ़ी हुई हैं, ये इनको हम डिराइव करेंगे भाई। और ये जो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे ना, इनको डिराइव करने के दो तीन मेथड हैं, दो तीन तरीके से इक्वेशन डिराइव की जा सकती हैं। हम जो मेथड यूज करेंगे वो यूज करेंगे कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड? कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला मेथड। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड से इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। इनको डिराइव करने का ग्राफिकल मेथड भी है, एक जनरल बेसिक मेथड भी है, लेकिन हम कैलकुलस मेथड से ये इक्वेशन से डिराइव करेंगे। तो ये इक्वेशन 10th में भी पढ़ी हुई है हमने, 9th में सॉरी, और अब ये दोबारा डिराइव करेंगे। इन्हीं के ऊपर मेन काम हमारा चलता है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या है? बिल्कुल इजी है, डेरिवेशन है, लेकिन क्लास में ये डेरिवेशन डायरेक्ट पूछी जाती है, तो डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इसमें इंटीग्रेशन का आपका यूज होगा, इंटीग्रेशन का यूज। तो मुझे वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिराइव करना है। तो बेटा मेरे पास एक इक्वेशन है dv बाय dt
इज इक्वल टू ए, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू ए। मैं इसमें लिख देता हूं डीवी इज इक्वल टू ए डी टी, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। अब मैं ये कंसिडरेशन कर लेता हूं, लेट यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी हम स्टडी करेंगे लेट उसकी यू है इनिशियल वेलोसिटी, और वी फाइनल वेलोसिटी। आमतौर पर इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल को वी से करते हैं, नॉर्मली 100% रूल तो नहीं है लेकिन ऐसा करते हैं हम। तो अब मैं ये जो इक्वेशन आई मेरे पास, इसको इंटीग्रेट करूंगा और मेरे से वहां से आंसर आ जाएगा। तो मैं डीवी का इंटीग्रेशन करूंगा, लिमिट लूंगा यू से वी। इसमें देखो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, इसका मतलब ए तो कांस्टेंट है, ए मेरा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिखी जाती है, इंटीग्रेशन होगा डीटी का, इंटीग्रेशन डीटी का। अब बोला इनिशियल, इनिशियल का मतलब टाइम, इनिशियल टाइम बोलता था हमेशा जीरो, इनिशियल टाइम हमेशा जीरो। फाइनल टाइम मैं टी मानूंगा, फाइनल टाइम मैं टी मानूंगा। तो मेरी लिमिट होगी जीरो से टी, इनिशियल टाइम का मतलब जीरो टाइम, फाइनल टाइम को मैंने टी बोल दिया, तो इधर लिमिट होगी जीरो से टी, इधर होगी यू से वी। ठीक, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। मैंने इंटीग्रेशन बता रखा है आप लोगों को, अगर इंटीग्रेशन में अकेला डीवी हो तो उसका इंटीग्रेशन वी आएगा, लिमिट होगी यू से वी। इधर इंटीग्रेशन में अकेला dt हो तो इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट होंगी जीरो से t। ये इंटीग्रेशन मैं उम्मीद करता हूं सबको आता है, इंटीग्रेशन हमने सिखाया था शुरू में, पहले भी कहा था कि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज है, इसके बगैर काम नहीं चलाना अपना। अब लिमिट भर दो, v अपर लिमिट है तो इसकी जगह v लिखूंगा, तो v माइनस यू, v माइनस यू। इधर मैं लिखूंगा a t माइनस जीरो, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसी को बोलेगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो आसान है, देखो दोबारा बता देता हूं मैं एक मोटा मोटा। बेटा डीवी बाई डी टी ए होता है, मैंने dt को इधर लिख लिया तो dv इज इक्वल टू ए डी टी आ गया। फिर मैंने ये लिमिट अपनी तरफ से माननी है, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू मैंने माननी है, लेट किया मैंने, तो लेट आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने u और v लिखी है, आप चाहो तो सिंबल चेंज कर सकते हो। मैंने u इनिशियल वेलोसिटी मान ली, v फाइनल वेलोसिटी मान ली। इनिशियल टाइम आपको पता होना चाहिए, इनिशियल टाइम का मतलब होता है जीरो टाइम, इनिशियल टाइम का मतलब जीरो टाइम। फाइनल टाइम को मैंने t माना, फाइनल टाइम को मैंने t लिख दिया। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, तो इधर लिमिट होगी u से v, इधर लिमिट होगी जीरो से t। इंटीग्रेशन सबको आता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है। ये सब चीज आपको पहले पढ़ाई जा चुकी है। अब मैंने लिमिट भर दी, रीअरेंज किया, आंसर आ गया। इसका नाम हो गया वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इसी को वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं, सबने ये पढ़ी होती है। अच्छा, यहां मैंने इसकी मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं, बताओ विदाउट एरो, वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप यूं लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी, u v इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। तो ये आप वेक्टर फॉर्म भी इसकी लिख सकते हैं। बाकी इस यूनिट में, इस चैप्टर में हमें इसकी वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हो तो हमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं तब हमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ती है। अभी तो आपका काम इससे चलेगा। अभी डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, ये तो स्टार्टिंग है अभी, तो इसके बगैर तो फिजिक्स समझ में आने को चांस ही नहीं है। इसके बाद लिखो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, या डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोल दो या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोल दो। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी, ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी। तो यहां से ds में लिख सकता हूं v dt, ds इज इक्वल टू v dt। अब इसमें v की वैल्यू भरूंगा मैं, तो ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। v मैंने लिख लिया था, वैल्यू भर ली। अब मैं ये मानूंगा लेट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो।
होता ही है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होता है, लेट भी करने की जरूरत नहीं है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस। अब एक बच्चा सोचेगा भी लिमिट कहां से आई, लिमिट ये लेट की है भाई। एक बच्चा पूछ रहा पिछले वाले में लिमिट कैसे लिख दीजिए, अरे भाई ये लेट कर रखा है मैंने, लिमिट यहां से आई है, यहां से आई है लिमिट, लिमिट लेट की है आपने, अपनी तरफ से कहीं से नहीं आई। कुछ वैल्यूज, कोई भी डेरिवेशन जब फिजिक्स में पढ़ते हो उसका एक मेथड है, वो मेथड आपको सीखना पड़ता है। डेरिवेशन का मतलब यह है कि एक चीज पता हो उससे दूसरी चीज निकालनी, और वो सीखनी होती है। जो मैं बता रहा हूं वो चीजें ध्यान रखनी है कि डिराइव करना है तो इस तरीके से करना है, अपने आप कहीं से कुछ नहीं आया, मैंने लेट किया है, वही लेट मैं यहां कर रहा हूं। इनिशियल टाइम वो बताने की जरूरत नहीं होती, वो जीरो ही होता है इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम टी बोल दिया बस, टाइम की लिमिट इसलिए आ गई कि इनिशियल टाइम जीरो, फाइनल टाइम टी, ये मैंने लेट कर दी, इसलिए लिमिट आई थी, ऐसे इसमें आएंगी। एक बच्चा पूछ रहा है पच्चे वाले में कि लिमिट कहां से आ गई, लिमिट लिख रखी भाई मैंने, अपने आप नहीं आई कहीं से। अब इसको मैं खोल लेता हूं एक बार, यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ब्रैकेट को खोल लेता हूं। अब ये लिमिट मैंने कंसीडर कर ली है, ये पुट करूंगा यहां लिखूंगा मैं डीएस का इंटीग्रेशन जीरो से एस, इसका यू कांस्टेंट बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन जीरो से टी, इसमें a बाहर आएगा, t dt लिमिट जीरो से टी, s लिमिट जीरो टू s, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट जीरो से t, यहां t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय टू लिमिट जीरो से t। इंटीग्रेशन मैंने कहा था भी आगे एक बार सीख लिया, वो अप्लाई करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रियांशु, कोई बात नहीं बेटा। तो s ये लिमिट भरूंगा तो s माइनस जीरो, यहां u बार है t माइनस जीरो, ये वन बाय टू बाहर निकाल के लिमिट पुट करूंगा टी स्क्वायर माइनस जीरो। अब ये देखो इसको ब्रैकेट वाली खोल लोगे ब्रैकेट वगैरह, तो यहां से आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसमें s डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, u इनिशियल वेलोसिटी को और a एक्सेलरेशन को। अगर इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको यो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, बट इस चैप्टर में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा देखो कई जगह लिखा मिलेगा पोजीशन टाइम रिलेशन, ये मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूं, पोजीशन टाइम वाले के बारे में एक बार मैं पोजीशन टाइम बताता हूं। ये समझ में आया, ये दोनों डेरिवेशन समझ में आई, दोनों डेरिवेशन आसान है। जिसको भी इंटीग्रेशन आता है, लिमिट भरनी आती है तो बिल्कुल इजी है। लेकिन फिर मैं दोबारा आपको रिपीट करूंगा कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को तो याद कर लो, उसके बगैर तो एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाते हम फिजिक्स में। अच्छा देखो मैंने ये जो किया ये डिस्प्लेसमेंट टाइम किया, लेकिन कई जगह ना, कई जगह पोजीशन टाइम होगा, पोजीशन टाइम, उसमें इसमें फर्क बताता हूं मैं आपको। इसमें पोजीशन टाइम वाले में और इसमें फर्क समझाता हूं मैं, पोजीशन टाइम वाले के वो देखो पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन इजी है ना? हाँ बिल्कुल, अरे फिजिक्स पूरी इजी है, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो फिजिक्स है, दिमाग में बैठा लो। बस एक बार मेरी कई बात मानते रहना, जो मैं कहूँ ना कि इसको अब इस तरीके से पढ़ लो, फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट नहीं है। थ्योरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पे ध्यान दो, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल पे ध्यान दो। जिस तरीके से मैं कहूँ किस स्टेज पे कौन सी चीज पढ़नी है उसका फॉलो करते रहना, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। अब मैं आपको ना डिस्प्लेसमेंट टाइम की बजाय इसको पोजीशन टाइम के टर्म्स में लिखता हूं, और मैं एस की बजाय ना मैं लिखूंगा एक्स, अब की बार एक्स लिखूंगा, मैं पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा भाई, मैं पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को आमतौर पर एस से लिखते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहा है। तो मैं एस की बजाय लिखूंगा डीएक्स, तो डीएक्स भी लिख सकते हैं, डीएस भी लिख सकते हैं। तो ये एक्स इसमें पोजीशन के लिए है, एस उसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए था, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं भाई। अब फर्क क्या होगा इसमें देखो, पहले तो डीवी की वैल्यू भर, मतलब वी की वैल्यू भर लो, पहले तो एक बार वी की वैल्यू भर लो, फिर मैं फर्क समझाता हूं क्या हो सकता है। मतलब छोटा सा है, टेक्निकल
डिफरेंस, वो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूं इसको। तो ये dx हो गया u dt प्लस a t dt। अब क्या देखो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो मैंने जीरो दिया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो दिया, बट अब मैं बात करूं पोजीशन की, तो बेटा इनिशियल पोजीशन जीरो हो कोई जरूरी नहीं है। कल भी मैंने बात की थी कि इनिशियल पोजीशन जीरो हो कोई जरूरी नहीं है, तो इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए जब पोजीशन की बात करोगे ना, तो आप लिमिट को जीरो लिखो, शुरू वाली लिमिट, वो कोई जरूरी नहीं है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी देख सकते हो। तो इसलिए मैं ये मानूंगा लेट एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन एक्स फाइनल पोजीशन, बस ये फर्क होगा इसमें, एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन, एक्स फाइनल पोजीशन, ये फर्क है। तो dx का इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स, dx का इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स। अब इसको बस ये फर्क पड़ेगा यहां, और कोई फर्क नहीं है, बाकी यूं का यूं आएगा। टाइम की लिमिट तो जीरो से टी होंगी, टाइम की लिमिट जीरो से टी होंगी, तो u dt जीरो से टी, a t dt जीरो से टी। अब इसको इंटीग्रेट करके सोल्व करके देखो, आप खुद सोल्व करके देखो इसको, फर्क क्या आएगा, यह आएगा x माइनस एक्स नॉट, यह आएगा ut, यह आएगा 1/2 at स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। अगर मैं इनिशियल को उधर ले जाऊं, इनिशियल को उधर ले जाऊं, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इतना फर्क होगा बस इसमें। x की जो लिमिट है ना, वो x नॉट से x हो जाएंगी, x नॉट की लिमिट, मतलब x की लिमिट x नॉट से x नॉट कुछ भी हो सकता है, x नॉट की वैल्यू कोई भी पॉसिबल है, जीरो भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, तो ये आपके पोजीशन की टर्म्स में हो जाएगा। और अगर देखो ना, ये चीज और वो चीज अलग नहीं है, सेम चीज है। आप देखो एक बार, ये है फाइनल पोजीशन, s क्या है फाइनल पोजीशन, x फाइनल पोजीशन, x नॉट क्या है इनिशियल पोजीशन, इनका डिफरेंस तो डिस्प्लेसमेंट है भाई, अरे इन्हीं का डिफरेंस तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप चाहो ना इसी से वो फॉर्मूला बना सकते हो, इसकी जगह एच लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो इसकी जगह एस लिख के वही इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि भाई पोजीशन की टर्म्स में कोई चीज पूछ लेता है, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताया था मैंने, तो फर्क तो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनका डिफरेंस होता है, और ये सीधे एक्स फाइनल पोजीशन है। तो ये काम पता कहाँ आएगा, ये मेरा काम आएगा ग्राफ में। ये ग्राफ के लिए मैंने बताया, आगे चल के ना ग्राफ के मैं कहा था मैंने, इसमें कम से कम 50 ग्राफ आएंगे, तो ये ग्राफ में ये पॉइंट याद होना चाहिए भी, इनिशियल पोजीशन क्या है, ये पॉइंट, ये बड़े काम का है। डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। पोजीशन का ग्राफ ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है, जीरो से भी, नीचे से भी, इसलिए मैंने बताया था कि वहां आपको दिक्कत ना आए आगे के लिए। क्लियर, चलो जी। अब तीसरी इक्वेशन लिखो आप, तीसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लिखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। देखिए जी, मेरे पास एक इक्वेशन अभी थी, मैंने लिखा था v dv बाय ds इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन लिखी थी मैंने कहीं, v dv बाय ds इज इक्वल टू a, तो v dv इज इक्वल टू a ds। अब मैं कंसिडरेशन करता हूं, लेट u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, लेट क्या, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस। देखो जब भी आप डेरिवेशन करते हो ना, जब भी डेरिवेशन करते हो ना आप, तो डेरिवेशन जैसे क्लास के लिए होती है बेसिकली, तो कि स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर होगा, जब आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें डेरिवेशन आती है काम।
कंपटीशन में तो न्यूमेरिकल आने हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं, तो डेरिवेशन करने का एक अपना तरीका है, वो आपको पूरा फॉलो करना चाहिए, उसमें आप कोई चीज स्टेप मिस मत करा करो। अगर स्टेप मिस करोगे तो टीचर नंबर काट देगा। तो जैसे मैंने लेट किया ना, तो ये सब कुछ लिखना होता है। डेरिवेशन करने के लिए जो भी मेथड समझाया जाता है वो उस तरीके से समझाया जाता है कि मैक्सिमम मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पेपर में आए। तो सब चीजें अब क्लियरली मेंशन करा करो। चलो ये चीजें मैंने लेट कर दी, इससे मेरे को लिमिट पता चल जाएंगी। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, इसको मैं यूं लिख लूं, वी डीवी इज इक्वल टू ए डीएस, वी डीवी इज इक्वल टू ए डीएस। अब इसकी इंटीग्रेशन करो कार्तिकेय, ठीक है बेटा। तो वी डीवी इसका इंटीग्रेशन करूंगा u टू वी, क्योंकि मैंने लिमिट ले ली u टू वी। उधर a तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन करूंगा 0 टू s, 0 टू s। अब इसको इंटीग्रेट करना, v का इंटीग्रेशन सबको आता है, v स्क्वायर बाय 2, लिमिट पता है सबको, u से v है। एक कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन s होगा, लिमिट 0 टू s। इसमें 1/2 बाहर निकाल के लिमिट भर दो, लिमिट सबको पुट करनी आती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एस माइनस 0 चलो अब ये 2 उधर ले जाओ, ये 2 उधर ले जाओ, 2 उधर ले जाओ, तो यहां क्या आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई। इसका नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, कुछ भी नाम दे दो आप इसको। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा ये देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये यूं लिखी जा सकती है, v डॉट v माइनस u डॉट u इज इक्वल टू 2a डॉट s। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ये चीज लिखी जा सकती है, डॉट की फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ये चीज इस तरीके से लिखी जा सकती है। आपको पता ना, a डॉट ए स्क्वायर आया था, b डॉट बी स्क्वायर आया था, याद करो सर। ऊपर v बाहर, हाँ अरे v कांस्टेंट नहीं है ना बेटा, v इज अ वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल है इसलिए बाहर नहीं लिखा, v वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। कांस्टेंट था तो a बाहर लिख दिया, v का तो इंटीग्रेशन करना ना, v इज अ वेरिएबल, क्योंकि वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है ना टाइम के साथ, वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, तो इसलिए v वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, a कांस्टेंट है, इसलिए a तो बाहर लिखा, v का तो इंटीग्रेशन करना है अपना, v का तो इंटीग्रेशन करना है। अच्छा ये तो पता चला ना, ये क्वेश्चन इस तरह क्यों आई, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से क्यों लिखा मैंने इसको। अच्छा एक चीज और, ये 3 इक्वेशन आई, 3 इक्वेशन है, इनको ये कहते हैं कि जो पहली 2 इक्वेशन है ना, पहली जो 2 इक्वेशन है ये तो वेक्टर इक्वेशन है, पहली 2 इक्वेशन को हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन, पहली 2 इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है। लेकिन तीसरी इक्वेशन को कहते हैं स्केलर इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है। हाँ हम ये कहते हैं भी ये 2 इक्वेशन तो है वेक्टर इक्वेशन और ये है स्केलर इक्वेशन, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट आ रहा है और डॉट तो स्केलर होता है, डॉट स्केलर होता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कौन सी इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है, कौन सी स्केलर इक्वेशन है, तो पहली 2 वेक्टर हैं और तीसरे वाली स्केलर इक्वेशन है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट होता है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है। तो ये 3 डेरिवेशन है, ये 9th में सबने पढ़ी हुई हैं, ये तीनों ही डेरिवेशन 9th में सबने पढ़ रखी है बेटा, लेकिन क्लास के पेपर के लिए ये डेरिवेशन पूछी जाती है, इसलिए मैंने करवाई है, इंपॉर्टेंट है, और अगला जो काम अपना इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप ये जो 3 इक्वेशन मैंने करवाई हैं, इन तीनों के बेस पर क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, न्यूमेरिकल बहुत सारे करने हैं इसके ऊपर, लेकिन ये तीनों इक्वेशन तब अप्लाई होंगी, ध्यान रखना, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। ये काम की बात है इसमें, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन अप्लाई होंगी। इसका मतलब यह है कि भाई जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशन अप्लाई होगी। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी।
अरे ए इज अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन बेटा, क्या कांस्टेंट एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता? एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट हो ही सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? ए इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जैसे मान लो ग्रेविटी की बात करूं, जी की बात करूं, जी 9.8 है मान लो, तो कांस्टेंट तो हो ही सकता है। तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो सकता है भाई, वेरिएबल भी हो सकता है। हाँ, अगर एक्सप्रेशन बॉडी में है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। एक्सप्रेशन बॉडी के अंदर होने का मतलब वेलोसिटी इज वेरिएबल, एक्सप्रेशन में भी कांस्टेंट में नॉट भी, तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही मनप्रीत। तो मैं इसको ना उधर ले गया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। मैंने इस स्टेप को इधर लिख दिया है, ये माइनस का था, इधर इधर जाके प्लस का हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। यूनिफॉर्म है इसलिए कांस्टेंट है। अरे भाई यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है भाई। अरे भाई फर्क समझो, दोबारा बोलता हूं मैं और आराम से बता देता हूं बेटा। एक होती है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का मतलब है एक्सप्रेशन कांस्टेंट। यहां जो आप पढ़ रहे हो इसमें एक्सप्रेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हो अभी तक, वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं है। वेरिएबल वेलोसिटी है बट एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, ऐसे एक्सप्रेशन भी कभी कांस्टेंट हो सकता है। इसमें बात क्या है, क्या फर्क है बताओ? मैं किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगा के रखूंगा, फोर्स के कारण एक्सप्रेशन आता है। अगर मैं अपने फोर्स को ना बढ़ाऊं ना घटाऊं तो एक्सप्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट रह सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये जो सारी इक्वेशन मैंने बताई हैं ये एप्लीकेबल कब है? व्हेन एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट। ना एक्सप्रेशन की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, ना एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, तभी आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब डेरिवेशन पूरी कर लेता हूं, एक डेरिवेशन और लिख लो आप, एक डेरिवेशन और लिख लो। आप लिख लो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये और लिख लो भाई, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो ये भी डेरिवेशन क्लास के पेपर के लिए है भाई, फार्मूला तो इंपॉर्टेंट होता ही है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है स्कूल के सिलेबस के हिसाब से। तो क्या है डेरिवेशन, देखो इसका मीनिंग समझाऊंगा पहले, फिर मैं फार्मूला डिराइव करूंगा। बेटा मेरे पास एक इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रनीत सर्कुलर मोशन में समझ में आ जाएगी बेटा, सर्कुलर मोशन में समझ में आ जाएगी प्रनीत, ठीक है ना? सर्कुलर मोशन की बात करेंगे जब, चिंता क्यों करे, मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ांगे। अभी सर्कुलर की क्या चिंता कर रहा तू, बहुत आगे की बात पूछ रहा है यार। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने पूछा भी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इसका मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सेकंड, एक पर्टिकुलर सेकंड बोल देगा कोई भी, उसमें डिस्टेंस कवर्ड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे मान लो कि बॉडी चल रही है, उसमें कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, बॉडी लगातार चलती जाने लग रही है। मान लीजिए आपने बॉडी को केवल बीच में किसी एक सेकंड के लिए देखा, किसी एक सेकंड के लिए। जैसे मान लीजिए आपने बॉडी को 10वें सेकंड में देखा, 10वें सेकंड में। मैं और आसान एग्जांपल लेता हूं, देखो सुनो। मान लो एक बॉडी लगातार चल रही थी, मान लो बॉडी ने 9 सेकंड के अंदर टोटल डिस्टेंस, मान लो 9 सेकंड के अंदर बॉडी ने टोटल डिस्टेंस 80 मीटर कवर करा, 80 मीटर 9 सेकंड का टोटल। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसको मीनिंग समझाने के लिए। मान लो बॉडी ने 9 सेकंड में टोटल 80 मीटर डिस्टेंस कवर करा, और 10 सेकंड में टोटल, मान लो 10 सेकंड में टोटल 120 मीटर कवर कर दिया, 10 सेकंड में टोटल 120 मीटर कवर कर दिया, और 9 सेकंड में 80 कवर कराया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकंड, केवल 10वें सेकंड में कितना करा? 9 का टोटल 80 है, 10 का टोटल 120 है, तो 10वें सेकंड का कितना है? 10वें सेकंड का 120 माइनस 80 दैट इज 40 मीटर। तो 10वें सेकंड का डिस्टेंस क्या हुआ? 40 मीटर। तो
मेरे से पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड, तो मैं 40 मीटर बोल दूंगा। तो मुझे टोटल से मतलब नहीं, एक पर्टिकुलर सेकंड से मतलब है। एक पर्टिकुलर सेकंड, वो कितना भी हो सकता है, 10 में का पूछ ले, मेरे से 8 में का पूछ ले, मेरे से 12 में का पूछ ले, मेरे से 20 में का पूछ ले, किसी भी एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ठीक। तो एक पर्टिकुलर सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा उसको बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। कैसे निकालेंगे हम इसको? इसमें कैसे निकालेंगे, एक बार हम n सेकंड का टोटल निकाल लेंगे। एक बार क्या करेंगे, n सेकंड मान लेंगे टाइम, और n सेकंड का टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर n-1 का निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पहले n का निकाल लेंगे, फिर n-1 का निकाल लेंगे, और n का जो टोटल आएगा उसमें से n-1 का जो आएगा माइनस कर देंगे। तो पहले मैं n सेकंड का टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, फिर n-1 का निकालूंगा, उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास nth सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो भाई मैं ये कंसीडरेशन करता हूं, एक बार टाइम लूंगा मैं n सेकंड, टाइम लूंगा n सेकंड, लेट sn टोटल डिस्टेंस इन n सेकंड। मान लो n सेकंड में टोटल डिस्टेंस है sn, लेट t इज इक्वल टू n-1 और sn-1 टोटल डिस्टेंस इन n-1 सेकंड। टोटल डिस्टेंस इन n-1 सेकंड। तो n सेकंड में टोटल ये किया, n-1 में ये किया, तो dnth डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो dnth विल बी इक्वल टू sn माइनस sn-1। इसको बोलेंगे dnth। ये कैलकुलेट करना है, मैंने अभी बताया क्या है, निकालना क्या है, अभी निकालना क्या है। तो dnth sn माइनस sn-1, n सेकंड के डिस्टेंस में से n-1 का माइनस करोगे। तो पहले sn निकालो, sn क्या होगा, sn होगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर। t की जगह n भरो, t की जगह n भरो, sn आएगा। फिर t की जगह n-1 भरो, sn-1 आएगा। यह आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब मेरा आंसर आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ही मेरा आंसर आएगा। तो भाई मैं ब्रैकेट खोल लेता हूं ये वाली, इसको थोड़ा सा इजी कर लूं मैं एक बार ब्रैकेट को। तो यह आ जाएगा un माइनस u प्लस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो sn-1 इज इक्वल टू un माइनस u, ये ब्रैकेट भी खोल लेता हूं, प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस an। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना, मुझे सब्ट्रैक्ट करना, तो dnth इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है मुझे। तो देखो भाई माइनस करके क्या बचेगा, dnth un, पूरी डेरिवेशन करनी है, क्लास के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी डेरिवेशन करनी, मिस नहीं करना कोई भी स्टेप। माइनस un माइनस u प्लस 1/2 an स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस an। ब्रैकेट खोल के देखो, तो dnth, मैं कह रहा हूं डेरिवेशन में कोई भी स्टेप मिस मत करने का। तो माइनस का un प्लस का u माइनस का 1/2 an स्क्वायर माइनस का 1/2 a प्लस का an। अब जो टर्म कट जाती देखो, un के साथ un गया, 1/2 an स्क्वायर के साथ 1/2 an स्क्वायर कट गया। तो dnth यहां बचा u, वहां बचा भाई प्लस का an माइनस का 1/2 a, ये आगे पीछे लिख लिया मैंने। इनमें से a कॉमन, तो dnth u प्लस a n माइनस 1/2। आप इसको भी एज अ आंसर यूज कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक आंसर है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और कर दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बुक्स में ऐसा मिलेगा आपको,
उसके लिए क्या करें, इस ब्रैकेट में से 1/2 बाहर निकाल लें, ब्रैकेट से 1/2 बाहर निकाल लें, तो डी nth कैन बी रिटन एज u प्लस a/2 2n-1, ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1/2 ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये आपका फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन ज्यादा है, कंसेप्ट कम है। कैलकुलेशन ज्यादा, कंसेप्ट कम है। कंसेप्ट तो इतना सारा है कि भी एक बार n सेकंड का डिस्टेंस निकालो, एक बार n-1 का, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। कंसेप्ट तो यू है। बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ध्यान से करनी है कि भी कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो जाए आपसे। लेकिन डेरिवेशन, चारों ही डेरिवेशन इंपोर्टेंट लिख के सोल्व करना भाई, इनकी प्रैक्टिस करना। पहले वाली 3 छोटी छोटी हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है, बस इतना ही है, प्लस माइनस की गलती ना हो जाए, आंसर गलत ना आ जाए आपका। क्रिस्टल क्लियर? ओके, अब डेरिवेशन वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट होता है भाई। अब मैं चलता हूं क्वेश्चंस पर। उम्मीद करता हूं कि इनको आप कर लेंगे, और एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं फिर अभी मैं, न्यूमेरिकल्स जो है इन इक्वेशन से रिलेटेड, इन इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाता हूं। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के 2 न्यूमेरिकल करवा दूं आपको। इसके साथ ये लिख लेना कि चारों ही इक्वेशन एप्लीकेबल तब हैं जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, ना तो एक्सप्रेशन की डायरेक्शन चेंज हो, ना ही एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो, तब ही ये चारों इक्वेशन अप्लाई होंगी। अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल हुआ तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, देखो भाई। ये कहता भाई, मान लो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, एक्सलेरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, एक्सलेरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ये कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी बताएं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकंड। तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सारा डाटा दे रखा है, v निकालने के लिए कह रहा है। तो v इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 4, तो v इज इक्वल टू 2 प्लस 12, तो v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी की वेलोसिटी आ गई। शुरू में छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो वो भी सोल्व कर लेना भाई। यूनिफॉर्म मोशन के 40 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, यूनिफॉर्म मोशन के 40 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। असाइनमेंट चेक कर लेना, वो असाइनमेंट सोल्व करना आप लोगों को। इसमें मिलेगा ये न्यू पैकेज थर्ड में बड़े में, तो इसमें स्टडी मटेरियल में जाके वो पैकेज सोल्व कर लेना है। यूनिफॉर्म मोशन के 40 क्वेश्चन हैं। और देखो, मान लो एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। यूनिफॉर्म मोशन है बेटा टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के नाम से मिलेगा। हाँ, आज कर लेना उसको। 40 क्वेश्चन है, 40 आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर आप कर दोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कर दोगे, एक दो अच्छा क्वेश्चन है बस, बाकी तो मैंने क्लास में करवा दिए हैं। अब देखो, ये कहता है इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की है 10। ये कहता है मान लो बॉडी 5 सेकंड में रुक जाती है, इफ बॉडी कम्स इन रेस्ट, इफ बॉडी कम्स इन रेस्ट आफ्टर 5 सेकंड। अगर बॉडी 5 सेकंड में रुक जाती है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसने कहा बॉडी 5 सेकंड के बाद रुक गई, रुकने का मतलब क्या हुआ, रुकने का मतलब ये हुआ कि इसने फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है। रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो भाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और इसने a पूछा अपने से, तो यहां v0 u10, a हमें निकालना है t5। सोल्व करके देखो, a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा। इसका मतलब बॉडी रिटार्ड कर रही थी, रुकने का मतलब बॉडी में रिटार्डेशन था, क्योंकि स्पीड घटी है, इसका मतलब स्पीड घटी तो रिटार्डेशन था इसका मतलब बॉडी में। ओके, और देखो, लेट u इनिशियल वेलोसिटी, ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं अब इस पर ध्यान देना, जो मैं करवा रहा हूं अब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब ये कह रहा है u इनिशियल वेलोसिटी, ये अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक बॉडी की u है इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सप्रेशन है c इंटू टी।
एक्सप्रेशन c into t where c is a constant. Expression c into t, u initial velocity a, c into t where c is a constant. ये कहता है find velocity after t time. Find velocity after t time. u initial velocity expression c into t where c is constant. ये कहता find velocity after t time. Find velocity after t time. इसमें a वेरिएबल है, a वेरिएबल है, बच्चे क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और इसमें पुट करके ये आंसर दे देंगे, और ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये रॉन्ग आंसर है। ये बड़ा काटा मारूंगा इस पर, बड़ा काटा, ये रॉन्ग आंसर है। अरे बेटा जब ए वेरिएबल होगा ना, ए वेरिएबल होगा तो ये इक्वेशन तो अप्लाई नहीं हो सकती। जब ए वेरिएबल होगा तो ये इक्वेशन तो अप्लाई हो ही नहीं सकती। यही तो मुझे बताना था, तभी तो मैंने क्वेश्चन लिया है। तो अब दिमाग में आएगा भी ए वेरिएबल हो तो फिर कैसे आंसर निकालें, यही कंसेप्ट मुझे समझाना था। इसमें ए वेरिएबल है तो इसमें वैल्यू भर के आंसर नहीं निकालोगे, ये गलत आंसर है। ये क्वेश्चन सोल्व होगा इंटीग्रेशन से। अगर ए वेरिएबल हो और आपको आंसर निकालना हो वेलोसिटी से रिलेटेड, तो आपका आंसर इंटीग्रेशन से निकलेगा, इंटीग्रेशन से। हाँ हाँ, तो इंटीग्रेशन से आंसर निकलेगा इसका, इंटीग्रेशन से। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने, ये पर्टिकुलर अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो अभी। तो आप क्या करो, पहले लिखो dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए, और फिर dv इज इक्वल टू ए डी टी, यो लिख के और फिर इसको इंटीग्रेट करो। फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर ए वेरिएबल हो, वेलोसिटी से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी हो, तो आपको इंटीग्रेशन से आंसर निकालना होता है। ये दिमाग में लिख लो। अगर ए कांस्टेंट होता है तो इससे आंसर आ जाता है, अगर ए वेरिएबल है तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर आपका आंसर कैलकुलस से आएगा। कैलकुलस मेथड से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं। तो अब इसमें आप इसका इंटीग्रेशन करके आंसर निकालोगे। अब इसमें ए की वैल्यू भरोगे, तो यहां डीवी की तो लिमिट होगी यू से वी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसने यू बोल दी, फाइनल में वी मान लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी यू बोल दी, फाइनल में वी मान लेता हूं, तो इसकी लिमिट होगी यू से वी। इसमें ए की वैल्यू भरो, सी टी डी टी, 0 से टी, सी कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे, सी कांस्टेंट है, नीव का आंसर सही है, नीव का आंसर सही है। तो अब इसको यूं लिख के और फिर इंटीग्रेट करोगे। अरे भाई ये ध्यान रखना, मुझे पता होता कि बच्चे, ये जो एक्सपीरियंस है ना मेरा 22-23 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो एक चीज मेरे अंदर उसने इंट्रोड्यूस ये कर दी कि मुझे ये पता चल गया कि बच्चे कॉमनली गलती कहां करते हैं। एक्सपीरियंस ने सिखाया हमें कि भाई ये नए टीचर के कंपैरिजन में हमारा फायदा सबसे यही है कि हमें ये पता है बच्चे कहां कहां गलती कर सकते हैं, किन किन क्वेश्चनों को बच्चे गलत कंसेप्ट से पकड़ते हैं, और अगर वो पेपर में आ गए तो बच्चे फंस जाएंगे फिर। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दिया करो, जो इंपॉर्टेंट बातें बताऊं। तो इसमें सी बाहर निकाल के अब इंटीग्रेट कर दो। डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, यू से वी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से टी, लिमिट 0 से टी। यहां लिमिट भरूंगा तो v माइनस यू, यहां से c बाई 2 बार, टी स्क्वायर माइनस 0, तो v माइनस यू इक्वल टू 1 बाई 2 सी टी स्क्वायर। यू उधर ले जाओ, तो एक्चुअल आंसर ये आना था, एक्चुअल आंसर ये आना था। ये आंसर करेक्ट है और ये आंसर गलत है।